नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के साथ, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 71 साल की उम्र में निधन हो गया है उनका और आज सुबह 3:30 बजे अहमद पटेल ने अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि कोरोना से जंग लड़ रहे थे, लेकिन अफसोस की अपनी जंग वो हार गए हैं। 1 महीने पहले वो कोरोना पॉजिटिव आए थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उसके बाद कई और तकलीफें उनको होने लगी। जो शरीर के कई अंग थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया, जिसके चलते उनका देहांत हो गया है। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, जिसके बाद कांग्रेस में शोक की लहर है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी ट्वीट करके दुख व्यक्त किया गया है और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं, उन्होंने भी अहमद पटेल के ऐसे चले जाने पर दुख जाहिर किया है। और अब बात करते हैं किसानों की, जो दिल्ली कूच के लिए निकलना शुरू हो गए हैं। लेकिन दिल्ली कूच पर किसानों के हरियाणा सरकार की नजर भी बनी हुई है। 26 और 27 नवंबर को पंजाब के साथ लगते बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे। जहां किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार भी पूरी तरह से जद्दोजहद कर रही है और बॉर्डर सील करने का फैसला लिया है। किसानों को रोकने के लिए राज्य के बॉर्डर सील हो जाएंगे। किसानों का दिल्ली कूच का फैसला सही नहीं है, उचित नहीं है, ये मनोहर लाल की ओर से कहा जा रहा है। तो आपको बता दें कि पंजाब के सभी एंट्री पॉइंट्स पर धारा 144 लगने के निर्देश दे दिए गए हैं। हरियाणा गृह विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि जो किसान हैं वो दिल्ली ना पहुंच पाए। लेकिन किसानों की ओर से पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि वो अपनी पूरी तैयारी करके निकल रहे हैं। कहीं भी उनको रोका गया तो वो किसी भी तरह से जो माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वहीं पर अपना धरना, अपना मोर्चा शुरू कर देंगे। तो इससे पहले भी लगातार हरियाणा सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि किसानों का फैसला उचित नहीं है। ये खेती जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है, लेकिन अब किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर सील करने का फैसला लिया गया है 26 और 27 नवंबर को। से भी अपील करना चाहूंगा कि अभी जो किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का जो एक आह्वान किया हुआ है, हम उसको उचित नहीं मानते हैं और उसको उचित न मानते हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसके लिए पुलिस के द्वारा कुछ सख्त कदम उठाए जाने की योजना बनाई गई है कि वो सख्त कदम उठाए जाएंगे। और इसमें जनता से अपील ये है कि 25 और 26 तारीख कम से कम पंजाब जाने वाले जो बॉर्डर्स हैं, हरियाणा पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ जाने की तरफ थोड़ा अवॉइड करें। जीटी रोड पर, हाईवेज पर ना आए, क्योंकि उन रोड्स के ऊपर थोड़ा सख्ती बरती जाने की योजना है। और इसी प्रकार से 26 और 27 तारीख को हरियाणा दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उन पर भी जाने को अवॉइड करें। इसके बिना ही अपना काम चलाएं। वहाँ भी उन 2 दिनों में सख्ती बरती जाने की एक योजना बनाई गई है, ताकि हम किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हमारी पुलिस जो अलर्ट है, उस नाते से हमने ये व्यवस्था की है। और मैं किसानों को अपील करता हूँ कि ये जो कुछ किसान संगठनों ने आह्वान किया हुआ है, ये इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि तो किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर सील करने के निर्देश दे दिए गए हैं और साथ ही साथ धारा 144 जो लागू करने की बात भी कही जा रही है। तो सीधा रुख करते हैं, मनोज कुमार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो मनोज, किसानों के इस आंदोलन ने हरियाणा सरकार की नींद उड़ा रखी है। बीजेपी की सरकार है तो जाहिर सी बात है कि किसानों का जो इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली कूच करना वो हजम तो नहीं हो रहा। पहले गिरफ्तारियां की गई, हिरासत में लिया गया और अब किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर सील करने का फैसला लिया गया है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? देखिए, हरियाणा सरकार ने बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी है, ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई है। गृह विभाग की तरफ से भी निर्देश सभी जिलों के एसपी और डिप्टी कमिश्नर्स को जारी किए गए हैं। किसी भी कीमत पर जो आंदोलनकारी किसान हैं, जो दिल्ली चलो का जिन्होंने आह्वान किया है, उनको पंजाब से हरियाणा में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। और आज से ही यानी कि 25 और 26 2 दिन जो है ये पंजाब से लगती जितनी सीमाएं हैं, जितनी सड़कें हैं, वहां पर एक तरीके से बहुत ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। कुछ सड़कों को बंद भी किया जा सकता है और धारा 144 लगाने के भी निर्देश गृह विभाग ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को दिए हैं। इसके साथ साथ 26 और 27 को अगर कोई
हरियाणा में आ भी जाता है पंजाब से तो उसको दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा। इसलिए 26 और 27 को 2 दिन दिल्ली बॉर्डर पर भी हमें बहुत ज्यादा सख्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने कुछ पॉइंट्स चिन्हित किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं हरियाणा में, जिनमें हम बात कर सकते हैं शंभू बॉर्डर की, अंबाला में, इसके अलावा सिरसा डबवाली में, इसके अलावा 4 हाईवे जो है जो दिल्ली की तरफ आते हैं दूसरे राज्यों से, चाहे वो अंबाला दिल्ली हो, सिरसा दिल्ली हो, पलवल दिल्ली हो या रेवाड़ी दिल्ली हो, इन चारों नेशनल हाईवेज पर भी हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो ज्वाइंटली पेट्रोलिंग कल शाम से ही कर रहे हैं और लोगों को बाकायदा ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके कहा गया है कि वो पंजाब की तरफ या दिल्ली की तरफ जाने से इन 3 दिनों में बचे। बिल्कुल मनोज, तो सरकार तो पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है किसानों को रोकने के लिए, लेकिन किसान भी पूरी तरह से तैयार हैं दिल्ली कूच करने के लिए। तो इस सब के बीच में ये देखना काफी अहम है कि किस तरह की तस्वीर, किस तरह की स्थिति बनती है जब किसान और हरियाणा पुलिस आमने सामने होती है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों की दिल्ली कूच पर हरियाणा सरकार की नजर है। हरियाणा सरकार अब किसानों को रोकने के लिए यहां तक कह चुकी है कि बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए, लेकिन किसानों की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि जहां पर भी रोका गया वहीं पर से ही मोर्चा शुरू कर दिया जाएगा। तो 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली कूच का ऐलान कर हल्ला बोल की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पुलिस किसान नेताओं को हिरासत में ले रही है। किसान सरकार पर जबरदस्ती करने का आरोप भी लगा रहे हैं। किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कई दिनों से सड़कों पर हैं। आंदोलन कमजोर पड़ने की बजाय और तेज हो रहा है। अब किसान 26 नवंबर को दिल्ली कूच की तैयारी में है। किसान संगठन सरकार को चेता चुके हैं कि हर हाल में दिल्ली जाएंगे और दिल्ली का घेराव करेंगे। जब तक सरकार तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं लेती, किसान पीछे नहीं हटेंगे। तो उधर किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है, जिनमें कर्म सिंह मथाना, अशोक धनौदा, सूबे सिंह, सुरेश कौत से कई किसान नेता शामिल हैं। देर रात को छापेमारी की गई और किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गोहाना में पुलिस प्रशासन ने देर रात अलग अलग किसान नेताओं के घर पे छापेमारी की और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के उपाध्यक्ष सत्यवान समेत कई किसान नेताओं को अपने साथ ले गई। पुलिस की इस कार्रवाई पर किसान नेताओं और ग्रामीणों में रोष देखने को मिला। पुलिस और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इससे पता चलता है कि सरकार बुखड़ा गई है, सरकार घबराई हुई है, सरकार को अपना जो है पता कि ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रैली डंके की चोट पे होगी, घबराने की कोई बात नहीं है। सरकार आज डर चुकी है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार किसानों के साथ जबरदस्ती कर रही है। मोदी सरकार 3 नए कृषि कानून किसानों पर जबरन थोपना चाहती है। किसान लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये सरकार जो है जबरदस्ती कर रही है, किसानों के साथ है। और हम जो ये 3 अध्यादेश जारी कर रखे हैं, इनके खिलाफ किसान पूरी आवाज़ उठा रहे हैं। और चाहे हमने कुर्बानी भी देनी पड़े, हम उल्टे नहीं हटाएंगे, चाहे सरकार कितना भी दबाव दे दे। किसानों में आक्रोश है। 26 तारीख को हम हर हाल में दिल्ली का घेराव करेंगे। कट्टर सरकार की, हम प्रशासन की, हम किसानों की तरफ से घोर निंदा करते हैं और हम हर हाल में 26 तारीख को किसानों के साथ दिल्ली का हम घेराव करेंगे। करनाल में आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करने नहीं दिया जाएगा। 25, 26, 27 को किसान कूच करेंगे, जिनको अलाउ नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके से दिल्ली तरफ जाना नहीं दिया जाएगा और किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं उत्पन्न की जाए, इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, प्रशासन तैयारी कर रहा है। यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन किसानों से अपील कर रहा है कि टकराव की स्थिति पैदा ना करें, तो वहीं किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और हर कुर्बानी पर दिल्ली जाने की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या किसान दिल्ली कूच कर पाएंगे या पुलिस प्रशासन सरकार की सख्ती के आगे उन्हें झुकना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो वहीं किसानों के दिल्ली आंदोलन पर बोले ओपी धनखड़ कि किसानों को काल्पनिक भय दिखाकर डराया जा रहा है। नए कृषि कानूनों से किसानों को आजादी मिली है, पुरानी मंडी व्यवस्था यूं ही बरकरार रहेगी। धनखड़ ने एक बार फिर से कहा, उन्होंने कैप्टन सरकार पर भी हमला बोला कि कैप्टन सरकार अर्थव्यवस्था को तबाह करने में जुटी हुई है और हरियाणा के किसान किसी बहकावे में नहीं है। पंजाब के साथ लगती सीमाओं को सील करने पर बोले धनखड़ की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही ऐसे फैसले लिए जाते हैं। तो एक बार फिर से उन्होंने कहा कि ये कृषि कानून किसानों के हित में है, इससे किसानों को आजादी मिली है और किसानों को काल्पनिक भय दिखाकर जानबूझकर डराया जा रहा है। इस आंदोलन को कैसे देखते हैं हरियाणा सरकार और बीजेपी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ओम प्रकाश धनखड़ हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व में बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। धनखड़ जी, दिल्ली कूच का आह्वान किया किसान संगठनों ने, हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाए उनको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो कानून केंद्र सरकार लाई है वो किसी पर जबरन नहीं थोपे जा रहे हैं। ये ठीक है, मैं अपने घर से बेचूं, अपने खेत से बेचूं, खलियान से बेचूं या मंडी में ले जाके बेचूं, मेरी मर्जी है, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है। एक ऑप्शन दिया गया है कि आप घर से भी बेच सकते हो, अपने खेत से भी बेच सकते हो, आप अपने खलियान से भी बेच सकते हो, देश में भी बेच सकते हो, मंडी में भी बेच सकते हो। तो कोई भी कानून जबरन नहीं है, हर एक आदमी की व्यक्तिगत इच्छा है कि वो मंडी में बेचे या डायरेक्ट मार्केटिंग का फायदा ले। इसी तरह से कंटेंट खेती का, किसी के मन में है कंटेंट खेती करने की तो वो कंटेंट खेती कर ले, उसके नियम बनाए बढ़िया बड़े, कोई उसमें गड़बड़ नियम नहीं है। नहीं करना चाहे तो अपनी कर ले। तो कोई कानून किसी पे जबरन थोड़ी है जिसका विरोध। ये पंजाब में तो पंजाब की सरकार का आंदोलन है, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है, पंजाब की इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर अपनी राजनीति के लिए, अपने चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं। पूरे देश के लिए कानून बना है, तो बाकी राज्यों में कहाँ है आंदोलन? आवाज उठाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदेशे पे क्या? हमें अंदेशा है ये हो जाएगा। अरे संदेशा क्या है? संदेशा ये मंडी यूं ही चलेगी, एमएसपी यूं ही रहेगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन पैदा करके एजिटेशन खड़ा करना, क्या ये प्रदेश और देश के लिए भलाई का है? हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कह रहे हैं कि मंडी की व्यवस्था जो पहले थी वो यूं ही बरकरार रहेगी, सिर्फ एक नया विकल्प किसानों को दिया गया है। पंजाब सरकार जानबूझकर अपने राज्य को बेमारू बना रही है सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए। चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज 18। तो वहीं हरियाणा सरकार की ओर से जहां बॉर्डर सील करने का फैसला लिया गया है, वहीं पर पुलिस की ओर से कुछ किसान नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया जो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। तो किसानों की गिरफ्तारी पर अब कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश की सरकार को तानाशाह बताया है कि खट्टर सरकार और मोदी सरकार आज छोटू राम जी की जन्म जयंती पर उन सारे किसान भाइयों, उन सारी किसान यूनियन के नेताओं जो 3 काले कानूनों का विरोध करने दिल्ली कूच करने वाले हैं, उनकी धरपकड़ शुरू कर रखी है। कर्फ्यू जैसा माहौल है, तानाशाही का माहौल है। तो हरियाणा में अब बात करते हैं कोरोना की, जो बेकाबू होता नजर आ रहा है और इस पर पीएम मोदी भी सख्त नजर आ रहे हैं। कल जो मीटिंग हुई, सभी प्रदेश के सीएम उस मीटिंग में शामिल हुए, प्रधानमंत्री की ओर से मीटिंग की गई। तो इस मीटिंग में खास तौर पर मनोहर लाल से बीच में रोककर प्रधानमंत्री ने यह पूछा कि आपको क्या आंकड़े पता हैं और ये बताइए कि रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल बता रहे थे कोरोना के आंकड़े। तो आपको बता दें कि हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। हर रोज 2000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की नजर भी हरियाणा पर है और कहा कि आपको आंकड़े पता हैं तो ये भी बताइए कि आखिरकार कदम क्या उठाए जा रहे हैं। ऐसा मान सकते हैं, जहां तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से जी ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत किए जी, ये सारे विषय तो आ गया आंकड़े वाले तो जी। अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से? तो हरियाणा में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। खास तौर पर दिल्ली से सटे गुरुग्राम ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि फिर से गुरुग्राम में एक बड़ा विस्फोट हुआ है। 24 घंटों में 822 नए केस कोरोना के दर्ज किए गए हैं और 3 मरीजों की मौत हुई है। गुरुग्राम में ही कोरोना से अब तक 269 मौतें हो चुकी हैं।
24 घंटों में अगर बात की जाए ठीक हुए मरीजों की तो 676 मरीज अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। लेकिन गुरुग्राम और फरीदाबाद ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है हरियाणा सरकार की। मामले लगातार तेजी से वहां पर सामने आ रहे हैं। तो सीधा रुख करते हैं धर्मवीर, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो धर्मवीर, दिल्ली से सटे गुरुग्राम ने एक बार फिर से हरियाणा की चिंता बढ़ा दी है। बड़ा विस्फोट, काफी समय के राहत के बाद 822 मामले एक ही दिन में दर्ज किए जाना वाकई में काफी चिंता बढ़ा देने वाले आंकड़े हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्या एहतियात अब बरते जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पिछले अगर हम बात करें एक महीने में तो लगातार जो आंकड़े हैं ये बढ़े हैं और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस जो है पिछले एक महीने में सामने आए हैं, जो कि करीब 18,000 से भी ज्यादा हैं। इस वक्त गुरुग्राम में करीब 46,000 मामले जो हैं कोरोना के अब तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अगर हरियाणा की हम बात करें तो दूसरा जो नंबर है वो फरीदाबाद शहर का है, जहां 37,000 के आसपास मामले सामने आए हैं। ठीक इसी तरह से दिल्ली से सटा एक और जिला जो कि सोनीपत है, वहां पर भी काफी मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हरियाणा के 4 ऐसे जिले हैं जो जिनमें सबसे ज्यादा मरीज हैं, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और हिसार है, जिसमें से 3 जिले ऐसे हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं, एनसीआर का हिस्सा हैं और इसीलिए लगातार कई बार गाइडलाइंस जारी की गई हैं। पहले भी बॉर्डर तक को सील किया गया था, अभी भी काफी सारी गाइडलाइंस जो है जारी की गई हैं। एक बार दोबारा से जो भी फंक्शन है, जो सामाजिक जो फंक्शन है या ब्याह शादियों के जो प्रोग्राम है, उनको लेकर के भी दोबारा गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि खुले में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और अगर इंडोर में कोई कार्यक्रम है तो उसमें 50 लोगों से ज्यादा लोग आ नहीं सकते। ठीक इसी तरह से काफी कंटेनमेंट जोन जो हैं वो बनाए गए हैं, वहां पर सख्ती की गई है और लगातार जो प्रशासन की तरफ से जो टीमें हैं वो खास तौर से अब जितने भी फंक्शन हो रहे हैं ब्याह शादी को लेकर, उनमें भी लगातार चेकिंग की जा रही है कि ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, क्योंकि पिछले दिनों लगातार ये बात कही गई कि त्योहारी सीजन की वजह से जो लोग जो बाजार में गए, जिस तरह से भीड़ जुटी, उसकी वजह से कोरोना काफी ज्यादा फैल गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पिछले एक महीने में अकेले गुरुग्राम में 18,000 मामले देखा है कि किस तरह से जो बाजारों में भीड़ नजर आई है कि जैसे किसी तरह की कोई महामारी यहाँ पर थी ही नहीं, बिल्कुल पहले की तरह माहौल जो नजर आया। तो मामले तो उसके बाद जरूर बढ़े हैं। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो गुरुग्राम में जो 822 मामले 24 घंटों के दौरान दर्ज किए गए हैं, जिसने चिंता हरियाणा सरकार की बढ़ाकर रख दी है। दिल्ली में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और दिल्ली से सटा है गुरुग्राम, जहां पर तेजी से कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसारता हुआ और बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। और कोरोना के चलते हिमाचल में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। हिमाचल के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन ये नाइट कर्फ्यू आफत बन गया है। रात को पुलिस से पर्यटक उलझते हुए नजर आए। शिमला के शोघी बैरियर पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन देखने को मिली। लोग काफी परेशान भी हुए। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर खुद भी फंस गए। पुलिस ने उद्योग मंत्री को जाने दिया, लेकिन जो और लोग थे, जो लंबी लाइनें लगी थी, वो काफी मुश्किल से जो ट्रैफिक मेंटेन किया गया। तो हिमाचल में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है 4 जिलों में, रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। सिंपल सा निर्देश है कि कर्फ्यू अगर 8 बजे से लगाए तो 8 बजे के बाद अनलेस कोई इमरजेंसी है घर से बाहर ना निकले। ये बहुत सिंपल सा निर्देश है। लोग अपना ट्रैवल उसी के अकॉर्डिंग प्लान करें, है ना। ज़बरदस्ती ना करें कि हम तो दिन में चले हुए हैं। अगर आप दिन में चले हुए हैं तो आपको शिमला में हम रात के समय अनलेस कोई इमरजेंसी है हम ट्रैवल करने के लिए इनकरेज नहीं करेंगे। ये कानून अगर अमल में कुछ नियम लाया जा रहा है, लोगों के लिए ही लाया जा रहा है ना। जो राजधानी शिमला का प्रवेश द्वार है, यहाँ सोलन की तरफ से शोघी जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पर नाका लगाया गया है। इस वक्त हम यहाँ शोघी में जो नाका है, यहाँ पर खड़े तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है पुलिस वाले जो है गाड़ियों को रोक रहे हैं। लाइनें आप देख सकते हैं, कैमरे की जहां तक निगाह जाएगी थोड़ी दूरी तक ही हम आपको दिखा पाएंगे कि लाइनें यहाँ पर किस तरह से लगी हुई है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो शिमला की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। हमने कुछ लोगों से बात की, जो स्थानीय जो दुकानदार हैं, जो इस बॉर्डर से थोड़ा सा आगे जो है अपनी दुकान चलाते हैं, उन्होंने अपने घर की तरफ जाना था, लेकिन उन्हें जो है रोक दिया गया। इस तरह तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है पुलिस का अमला मौजूद है और बैरिकेटिंग्स की गई है। जो भी यहाँ पर आ रहा है, नियमों का हवाला दिया जा रहा है कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अब शिमला में जो है नाइट कर्फ्यू है सुबह 6 बजे तक। मेरे को दवाई खानी है और... आप मास्क थोड़ा सा ऊपर कर लो उसको। हाँ जी।
सर मेरे को दवाई खानी है, दवाई के बगैर मैं रह नहीं सकता। कहाँ रहते हो आप, कहाँ जा रहे हो दवाई? टूटी गंडी है जी। टूटी गंडी? हाँ जी। तो आपने पर्ची दिखाई? पर्ची तो है मेरे पास पड़ी हुई है जी। अच्छा। हाँ जी। तो आपको ध्यान था कि आज तो कर्फ्यू लागू है, तो आपको जल्दी निपटाने थे सारे काम? ऐसा ना, रास्ते में जाम लग गया जी। अच्छा। जाम की वजह से हम रुक गए जी। तो यह उम्र भी अब 60 साल की उम्र है, धीरे धीरे आराम से। किसी को भेज देते आप घर से? किसी को भेज नहीं ना सकते थे जी। तो यहाँ पर जितने भी लोग हमें मिल रहे हैं, अलग अलग परेशानी सबकी है। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि एकदम से ये कहा गया नाइट कर्फ्यू के लिए सरकार की तरफ से, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।